हेलो दोस्तों, देसी मिथिलों में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते होंगे अच्छे होंगे आप लोग और खूब पढ़ते होंगे आप लोग, ईमानदारी से पढ़ते होंगे। तो आज का जो मेरा क्वेश्चन होगा ना दोस्तों, मीडियम लेवल का क्वेश्चन होगा, जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, ऐसा क्वेश्चन होगा। और हम आपसे एक निवेदन करेंगे, अगर आप हमारा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां ऐसा क्लास नहीं देखें तो हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए, आप देख लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें भी कराए हैं। अगर आप मेरा क्लास देखते हैं तो जान लीजिएगा, आप एग्जाम में अच्छे खासे 18 क्वेश्चन में से आप 17 क्वेश्चन तो करके ही आएंगे। एक आध क्वेश्चन तो छोड़ देंगे, अलग बात है, पर ऐसा नहीं होगा कि सारा क्वेश्चन छोड़ देंगे। तो आज का जो मेरा क्वेश्चन होगा थोड़ा सा लो और मीडियम लेवल का होगा, हाई इसमें एक भी सवाल नहीं रखे हमने। ठीक है, क्या क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पहला दिया है। एक किसान के पास कुछ मुर्गियां तथा बकरियां हैं, यदि इन सबके कुल 240 सिर तथा 640 पैर हो तो मुर्गियों की संख्या बताएं। ये सवाल आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। ये ना पता क्या कह रहा है, कह रहे हैं कि सिर की जो संख्या ना, सिरों की संख्या 240 दिया है, और जिसमें से बता रहा है पैरों की संख्या जो दिया है, पैरों की 640 दिया है। एक बात बता रहे हैं, एक आप हमें ईमानदारी से बताइए, इसमें दो जानवर हैं, एक मुर्गी है दोस्तों और एक बकरी है। मुर्गी के कितने पैर होते हैं आप लोग जानते हैं, ऑलरेडी 2 पैर होते हैं। और बकरी के कितने पैर होते हैं दोस्तों? 4 पैर होते हैं। बात समझ में आ रहा है ना? अगर मान लीजिए एक मुर्गी हम ले लें और एक बकरी ले लें, तो अगर उनका पैर हम गिने तो 2 गो मुर्गी का पैर होगा और 4 गो बकरी का पैर होगा, टोटल 6 पैर होगा। अगर हम सिर मतलब ये दर्शाता है कि टोटल मतलब सिर कितने, मतलब टोटल ऐसे जानवर कितने, ऐसे मान लिया जाए टोटल मिला के जानवर कितने हैं। तो एक मुर्गी का सिर और एक बकरी का सिर, टोटल 2 सिर हुए दोस्तों। ये यानी आपको सिर दिया और पैरों की संख्या दिया है। आपको कभी भी ना दोस्तों, आपसे मुर्गी भी पूछ सकता है और बकरी भी पूछ सकता है। तो सबसे आसान नियम ये बता रहे हैं, कभी भी मान लीजिएगा अगर मुर्गी का पूछेगा तो देखिएगा मुर्गी के पास कितने पैर हैं, 2 पैर है ना। तो आप ईमानदारी से ना सिर में, किसका, इस सिर में ना 4 का गुणा कर दीजिएगा। जब आप 4 का गुणा करेंगे ना, तो हम जो भी आंसर लाएंगे 2 पैर वाला लाएंगे। अगर हम 2 से गुणा करते ना दोस्तों, तो मेरा 4 पैर वाला आंसर आता। बात 4 पैर वाला यानी बकरी का आता। बात समझ रहे हैं? तो हम यानी 4 पैर से सिर में गुणा करेंगे, हमेशा सिर में गुणा करेंगे। फिर गुणा करने के बाद हम आपको एकदम आंसर बता देने क्या आएगा, 24 चौका क्या हो जाएगा, 96 हो जाएगा, 960 यहाँ। अब आपको करना क्या है ना दोस्तों, पता क्या करना, कुछ नहीं करना है, इन दोनों का अंतर ले लेना है, इन दोनों का प्यार से अंतर ले लेना और हमेशा 2 से भाग दे देना, बस यही काम करना है। अगर मान लीजिए यही काम अगर हमें बकरी की संख्या ज्ञात करना रहता, तो इस सिर में हम 2 का गुणा कर देते हैं, 24 दूना 48 यानी 480 और ये 640 का अंतर लेके हम हमेशा 2 से भाग दे देंगे, वो वाला आंसर आ जाएगा। बस आप समझ रहे हैं ना? तो अभी हमें मुर्गी की संख्या पूछा है तो हमने 4 से गुणा, 4 पैर वाले से गुणा करेंगे। तो इधर 24 चौका 96, 960 है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, सीधे सीधे अब आप बताइए, ईमानदारी से अंतर ले लेंगे तो अंतर कितना आएगा बताइए, अंतर ईमानदारी से बताइए। 0 और 6 में से 4 जाएगा, 2 बचेगा, और 9 में से 6 जाएगा 3, 320 और 2 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 160 आ जाएगा दोस्तों। आप हमारी बात समझ रहे हैं ना? मान लीजिए आपके समझ में ये रहा कि अगर हमें बकरी की संख्या पूछता तो हम क्या करते हैं, इसमें हम 2 का गुणा कर देते हैं। एक बात करें, इसमें 2 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 480 आएगा। इसमें कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे ही रहना देना, फिर अंतर लेके 2 से भाग दे देना है। अब बताइए इसका आंसर अंतर कितना आएगा, 0 और 8 में से 1 मिनट, ये 0 4 में से तो 8 नहीं जाएगा, हम 6, 8 6 14 होगा, और ये 160 और 2 से भाग दे देंगे, 80 आ जाएगा। इसमें ये बकरी की संख्या 80 आ जाएगी दोस्तों, और मुर्गी की संख्या कितनी आ जाएगी, मुर्गी की जो संख्या आ जाएगी दोस्तों 160 आएगी। तो क्या देखिए, 160 मुर्गी और 80 बकरी, टोटल मिला के सिर्फ 240 नहीं होंगे? ईमानदारी से आप कर लीजिएगा, ऐसा कभी भी सवाल आएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, ये सब छोटा छोटा सवाल है जो एग्जाम में हमेशा आते हैं। आपसे मुर्गी का भी पूछ सकता है, जरूरी नहीं है मुर्गी बकरी दिया रहेगा, हो सकता है तोता दे दें और कोई 4 पैर वाला जानवर, मतलब 2 पैर और 4 पैर वाला ही जानवर का नाम आपसे देगा, ज्यादातर ये देगा और कुछ नहीं देगा। ठीक है, अभी देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, आपकी स्क्रीन पे दिया है ना, 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है, इसमें कितने ग्राम चीनी मिलाया जाए कि नए घोल में 50% चीनी हो जाए। देखिए इस सवाल में हमेशा एक बात याद रखना जरूरी होता है, किसको मिलाया जा रहा है और किसको टच नहीं किया। इसमें 2 चीज है ना, चीनी है और पानी है। बात समझ, 2 घोल है ना, चीनी, अच्छा पानी नहीं बोला है। मान लीजिए 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है, तो बाकी आप अदर जान ही जाएंगे, तो जो अदर होगा
वो पानी ही होगा। बात समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे हम आपको ये समझाने का काम कर रहे हैं, आपको भली बात याद होना चाहिए किसको मिलाने के लिए कह रहा है, चीनी को, पानी को नहीं मिलाने के लिए कह रहा है। तो जो भी पूछेगा ना, एक चीज और मैं सबसे आगे बढ़ने से पहले हम आपको एक चीज समझा देते हैं। अगर हम कभी कहें ना हमें अपने आय का 10% आप हमें दे दीजिए, हमें दे दीजिए, तो याद करिएगा परसेंटेज हटा के जब भिन्न में कन्वर्ट करिएगा ना, तो ये पता चलता है ना कि 100 में से 10 रुपया हम आपसे मांग रहे हैं। अगर हम आपसे कभी कह दें कि आप 20% चीनी मिलाना चाहते हैं, 20%, तो 20/100 करेंगे ना, तो हम याद कर लीजिएगा हम 100 में से 20 चीनी मिला रहे हैं। ये चीज आप बहुत जरूरी होता है दोस्तों, याद करना, समझना। तो इस सवाल को जानते हैं, फार्मूला के बेस पे ना लगा के हम अनुपात पे बताएंगे, रेशियो पे बताएंगे। तो रेशियो पे बताने के लिए सबसे पहले जो मिश्रण है ना, 300 का ग्राम का मिश्रण है ना, उसे साइड में रखे रहते हैं। हम ये पता करें कि कितना चीनी मिलाया जा रहा है, परसेंट कितना कह रहा है कि 300 ग्राम में से कितना परसेंट चीनी है, तो 40% चीनी है। तो मतलब उसको छोड़िए, जाने दीजिए, इसको भिन्न में कन्वर्ट करिएगा ना, इसको भिन्न में कर 20 दूना 40, आप 20 पंचे 100। अभी आप कह देंगे 5 संबंध 2 रख दे, नहीं दोस्तों, आपको क्या बनाना है, चीनी और पानी का अनुपात। अब कहेंगे पानी कहाँ से, अरे भाई साहब एक चीनी है तो एक अदर और मान लीजिएगा। अभी हम एक चीज यहाँ पे सीखा है ना, इस बोल रहा है कि 40% चीनी है ना, तो मतलब ये हम काट दिए, मानो चाहे तो आप ऐसे समझ सकते हैं 100 में से 40% चीनी है, ऐसे समझ सकते हैं। टोटल 100 में से 40% चीनी है। यानी तो इसको भिन्न में कन्वर्ट कर दिए, मानो 5 केजी चीनी में से, मान 5 केजी मिश्रण में से 2 केजी चीनी है। आप समझ गए ना, ये टोटल नीचे वाला मिश्रण होता है। तो आपको कह रहा है अब यानी कितना चीनी कह रहा है, यहाँ पे 2 चीनी है। अब बताइए पानी कितना होगा, यह 5 केजी मिश्रणवा में से नीचे वाला हमेशा मिश्रण ही होगा, वो 300 को बाद में रखेंगे हम। 500 मिश्रण में से दोस्तों, सॉरी 5 केजी मिश्रण में से 2 केजी क्या है, चीनी है, तो बचा 3 केजी क्या होगा, पानी होगा। अब ये फर्स्ट जो आया इनका, ये मिश्रण का अनुपात आया, टोटल मिश्रण का अनुपात आ रहा है, ये शुरू शुरू बोला है। अब कह रहा है कितना परसेंट चीनी मिला दिया जाए, नहीं सॉरी कितना परसेंट नहीं, कितना चीनी मिला दिया जाए कि नए घोल में चीनी की मात्रा 50% हो जाए। यानी अब कह रहा है 50% चीनी करने के लिए। अच्छा 50 को अगर हम कन्वर्ट करेंगे भिन्न में, 50 से करना 50, 50 दूना 100, यानी अब ये कहना चाहता है 2 केजी घोल में से 1 केजी क्या हो, चीनी हो। आप बात समझ रहे ना। तो मान लीजिए अगर 1 केजी चीनी होगा तो बचेगा 1 केजी पानी ही ना, ऐसे आपको करना है दोस्तों। अब क्या करना है, अब हम आपको एक बात याद कराए हैं कि देखना है आपको क्या मिला रहा है, क्या मिला रहा है, चीनी मिला रहा है ना। अच्छा ये बताइए, जब चीनी मिला रहा है तो केवल चीनी ही ना बदलेगा, पानी का अनुपात तो बदलेगा नहीं। परंतु क्या हो गया यहाँ पे देखिए, पहले पानी 3 था अब 1 हो गया। बात समझ रहे ना, ये मिश्रण ही खत्म हो गया। तो हम क्या करते हैं ना दोस्तों, ये अनुपात को समान करते हैं, पानी वाले को समान करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होना चाहिए। अच्छा बताइए, इसको हमें यहाँ 3 है, इसको भी 3 बनाना होगा, तो हम दोनों मिश्रण में हम कर क्या सकते हैं, हम पता क्या कर सकते हैं, इसमें नीचे वाले में 3 का गुणा कर सकते हैं, ऊपर वाले में 1 के पूरा गुणा कर सकते हैं। हम ये चीज, अब ये जरूर नहीं कि ये किसी में केवल गुणा होगा, ये इसमें भी होगा, ये इसमें भी होगा, ये इसमें भी होगा, ये इसमें भी होगा। तो नया चीनी और पानी का जो दोस्तों वो अनुपात बनेगा। तो नया का आएगा, देख लेते हैं यहाँ पे, 2 1 का नम 2 और 3 1 का नम 3, इसको थोड़ा ऊपर क्रॉस कर दे रहे हैं, फिर 3 1 का नम 3 और 3 1 का नम 3। अब आपको पता चला ना दोस्तों कि हमारी पानी, अब देखिए यहाँ पे आपको करना क्या है, अब 1 बराबर आपको वैल्यू निकालना है, कितने बराबर, 1 बराबर वैल्यू निकालना है। तो अब बताइए यहाँ 2 लीटर चीनी, 2 केजी चीनी था, 2 ग्राम, ग्राम में बात किया तो हम ग्राम की बात करेंगे, अनुपात में 2 ग्राम, मान लीजिए 3 ग्राम, टोटल यहाँ पे मिश्रण, ये मिश्रण है ना, टोटल चीनी और पानी का मिश्रण यहाँ पे कितना है, 5 अनुपात, और रियल में कितना दिया, 300 ग्राम। तो 5 अनुपात बराबर 300 ग्राम करिएगा, 1 बराबर आप इसे काट दीजिएगा दोस्तों, 6 आएगा। जब 1 बराबर 6 आ जाएगा तो आप चेक करिएगा, पहले चीनी 2 था अब 3 हो गया, कितना चीनी मिलाया गया, 1 अनुपात चीनी मिलाएगा, 1 अनुपात, ठीक है। तो 1 बराबर 60 ग्राम, तो फिर 1 बराबर कितना ही होगा दोस्तों, वो 60 ग्राम ही ना चीनी मिलाया गया होगा। इस प्रकार से आप इसे कर सकते हैं, ठीक है। बाकी तरीका तो और हम आपको बता देंगे, करना क्या है आपको, आराम से कर लेंगे, हर चीज कर लेंगे। आप क्या कर दीजिएगा, 300 ग्राम में से 40% चीनी निकाल दीजिएगा, आपको जो भी पता, 300 ग्राम में से 40% निकालेंगे 120 ग्राम चीनी आएगा, बाकी बचा उसमें से जो भी होगा वो पानी होगा।
अब क्या कह रहा है, कितना चीनी मिला दीजिए, मानो x प्लस कर दीजिएगा, फिर बराबर अनुपात जो होगा 50/100 करेंगे तो 1/2 आएगा। इस प्रकार से आप कर सकते हैं सवाल को, ठीक है। हालांकि इस सवाल को समझने के लिए यही तरीका है। कभी कभी अनुपात ही डायरेक्ट दे देता है ना, जानते क्या कहता है दोस्तों, कभी कभी अनुपात ही डायरेक्ट अगर सवाल देता है ना, तो कभी कभी अनुपात का ही सवाल दे देता है। कहता है चीनी और मिश्रण, एक घोल में चीनी और पानी का अनुपात 7:2 है, ठीक है। मानो 700 लीटर का टोटल, 700 बता देगा, 729 लीटर का टोटल घोल है, जिसमें से चीनी और पानी का अनुपात 7:2 है। कह देगा कितना पानी मिला दिया जाए कि अनुपात 7:3 हो जाए। तो हम यहाँ पे देखना पड़ता है, ये तो समान है, क्योंकि चीनी मिलाया नहीं गया, पानी मिलाने के लिए कह रहा है, तो बस यहीं से डायरेक्ट है, ये 7×2 बराबर 729 कर देंगे। देखिए कितना अनुपात पानी मिला गया, एक अनुपात हम डायरेक्ट पूरा कर देते हैं। कभी कभी अनुपात में ही दे देता है, कोई बात नहीं, सब सवाल सीखेंगे हम लोग बारी बारी से, ठीक है। सब सवाल प्रैक्टिस सेट में बारी बारी से सीखेंगे, हर टाइप के सवाल लेके आएंगे, आप लोग को सिखाएंगे। हाँ, अगला क्वेश्चन क्या दिया दोस्तों, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार 30% मत लेकर 16,000 मतों से हार गया, तो कुल मतों की संख्या, कुल मत कितने पड़े, आपसे ये पूछे, मतलब कुल मत कितने पड़े। ऐसा कभी भी सवाल आएगा, पता क्या करिएगा, टोटल 100 पर मान लीजिएगा 100% चुनाव में 100% वोट पड़ा गया। ये पेटी है दोस्तों, इस पेटी में टोटल 100% वोट बंद थे। क्या मामला हुआ, एक उम्मीदवार इसी पेटी में से 30% पा जाता है। अच्छा, आप हमें ईमानदारी से बताएं, अगर इसमें 2 ही उम्मीदवार हैं जिसमें से 100% वोट पड़ा है, अगर एक को 30% मिलेगा तो दूसरे को कितना मिलेगा, क्या आप नहीं समझ पाएंगे, दूसरे को 70% मिलेगा। ये चीज आप समझे कि नहीं समझे, देखिएगा अनुपात आपको जो एक 16,000 वैल्यू दिया है कि हार गया, उतने वोटों से हार गया है, 30% वाला। अच्छा बताइए, एक उम्मीदवार को 30% मिला, एक उम्मीदवार को 70% मिला, ये कितने मतों से हारा, कितने परसेंटेज से, 40% से हारा ना। और रियल में कितना के लिए कह रहा है, 16,000 वोटों से हारा। क्या 16,000 है ना जी, 16,000 है, यानी 40% बराबर ही 16,000 होगा। 1% का मान निकालने के लिए इसको नीचे ला दिया जाता है, चाहे डायरेक्ट यहीं से काट सकते हैं। बाकी जो पूछे दोस्तों यहीं से गुणा कर दें। अगर हम पूछते हारने वाले उम्मीदवार को कुल कितने मत मिले, तो हम 30 से गुणा कर देते हैं। अगर हम पूछते जीतने वाले उम्मीदवार को कितना मत मिले, तो हम 70 से गुणा कर दें। आपसे ये नहीं पूछ रहा कुल कितने मत पड़े, यानी हम किससे गुणा कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे। 0 से 0 कैंसिल, ये 4 चौक 16, 2 0 इसमें बचा है और 2 0 ये गुणा होगा, तो आंसर आ जाएगा 40,000। आंसर आ जाएगा दोस्तों, क्या आ जाएगा, 40,000। यानी कुल मत कितने पड़े थे, 40,000। समझ रहे हैं ना, इस हिसाब से आप कर लेंगे, इस हिसाब से आप सवाल आएगा तो कोई कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हम उम्मीद करेंगे आपको समझ में आ रहा है। अगर दोस्तों अगर आपको समझ में आएगा तो हम आपसे निवेदन करेंगे, आपका कुछ नहीं जाएगा, आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बस यही निवेदन करेंगे आपसे। मतलब अब क्या बताएं, आपके हाथ में, आप करना चाहेंगे तो दोस्तों कर दे ही देंगे, नहीं करना चाहेंगे तो कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन हम लगाने का प्रयास करवाएंगे ही। एक वस्तु को 1754 रुपये में बेचकर उतना ही लाभ प्राप्त होता है जितनी उसे 1492 रुपये में बेचकर हानि होती है, तो वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। इस सवाल को बताने से पहले सबसे पहले एक सवाल हम बता देते हैं, ये सवाल कहना क्या चाहता है, ये सवाल कहना क्या चाहता है। कह रहा है ना कि मान लीजिए इसमें 2 विक्रय मूल्य दिया है, एक तो क्रय मूल्य आपको खोजने के लिए कह रहा है, एक विक्रय मूल्य दिया है और इधर वाला भी विक्रय मूल्य दिया है। हम आपको इस सवाल समझा रहे हैं कि कहना क्या चाह रहा है। कह रहा है ना, जैसे कि मान लीजिए अगर हम कह दें 5 रुपए हम बेचेंगे, हमारा जितना लाभ, मान लीजिए अगर एक चीज हम करें, इस सवाल को टोटल हम जोड़ देते हैं, मान लीजिए हम 3 रुपए हम खरीदे रहे हैं, अगर हम 4 रुपए में बेचेंगे तो क्या होगा, हमारा 1 रुपया का लाभ होगा, होगा नहीं होगा। अगर हम इसे 2 रुपए में बेचेंगे तो मेरा क्या होगा, 1 रुपए की हानि होगी, हानि होगी नहीं होगी, जी होगी। तो आपको पता है यह नहीं दिया है, यही नहीं दिया है, ये दोनों दिया है। कह रहा है कि 4 रुपए में बेचने से जितना हमारा लाभ होता है उतना ही 2 रुपए में बेचने से हानि होती है। सेम इसी पैटर्न का सवाल, वो भी 1700 बोला है, 1700 कितना है, 1754 रुपए में बेचकर उतना ही लाभ प्राप्त होता है जितनी उसे 1492 में बेचकर हानि होती है। यानी यह दिया है, तो कभी भी यह दिया रहता ना दोस्तों, ये वाला निकालना होता ना, कभी भी ऐसा सवाल आएगा ना तो दोनों विक्रय मूल्य को जोड़िएगा, जैसे 4 2 6 अगर हम जोड़ें, हमेशा 2 से भाग दे दीजिएगा,
आंसर आ जाएगा क्रय मूल्य क्या आ जाएगा 3। ये वाला लगाएं, अभी वाला बाकी है, हम समझाएं। यानी ये वाला दिया रहता है, यही आपसे पूछता है। तो कभी ऐसा सवाल आएगा, दोनों को जोड़ के आप 2 से हमेशा भाग दे दीजिएगा, आंसर राइट आएगा। ठीक है, आंसर राइट आएगा। बाकी आगे भी सवाल बढ़ाने के लिए बढ़ा सकता है, कितना में बेचे कि उसे 20% का लाभ हो जाए, क्रय मूल्य की वजह ये भी पूछ सकता था आपसे। ठीक है, तो क्या कह रहा है, 1754 रुपया में बेचकर जितना उसको क्या होता है, लाभ होता है, उतना ही 1492 में क्या करता है, 1492 रुपया में बेचकर उतना ही हानि होता है। तो हम बोले ऐसा कभी भी सवाल आएगा, दोनों को क्या करिएगा, जोड़िएगा और हमेशा 2 से भाग दे दीजिएगा। अभी ये समझाए हैं आपको अच्छी तरह से। तो जोड़िएगा तो क्या मिलेगा, 6 4 2 6, 9 5 14 के 4, 4 7 5 12, 1 13, 1 मिनट ऐसे 4 2 6, 9 5 14 के 4, हाथ में 1 5 7 4 11 और 1 12, हाथ में आया 1 2 1 3, 3246 से योग आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों, 3246 अभी जोड़े हैं, आप 2 से भाग देना बाकी है। भाग देंगे 16 2 1 9 2 6 12 2 2 4 2 3, यानी 1623 हमारा क्रय मूल्य आ जाएगा। ये बात समझिएगा। अब आप चाहे चेक कर सकते हैं, 1754 और नीचे 1623 है क्रय मूल्य रखिएगा, और दूसरा है विक्रय मूल्य रख दीजिएगा। अब आपको पता चल जाएगा यहाँ जितना हानि हो रहा है, यहाँ जितना लाभ हो रहा है, ये दोनों चीज बराबर होगी, ये दोनों चीजें क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है ना, इस प्रकार से ही ये सवाल पूछा जाता है। आप हमारी बात आराम से समझ लीजिएगा। एक चीज याद कर लीजिएगा दोस्तों, कभी भी हम आपको एक चीज हम समझा रहे हैं, हमेशा समझा रहे हैं, एक चीज बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। कभी भी ऐसा सवाल आ जाएगा ना दोस्तों, जितना अंतर इधर रहता, जितना अंतर इधर रहता, अगर ये वाली संख्या दिया रहे ना, तो आपको बीच वाली संख्या ज्ञात करना, ये दोनों को जोड़ के 2 से भाग आप दे सकते हैं। अंतर समान रहना चाहिए इधर और इधर भी। तो आपको ऑलरेडी वो बता चुका, जितना लाभ हुआ उतना इधर हानि भी हुआ, यानी दोनों बराबर है, तो इन दोनों को आप जोड़ के 2 से भाग दे सकते हैं, आंसर आ सकता है। ठीक है, ये सवाल आप समझ सकते हैं इस चीज को लेके। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करके बताइएगा। किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने से उसे 20% हानि पर बेचने की तुलना में 60% अधिक प्राप्त होता है, तो वस्तु का क्या ज्ञात कीजिए, क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ऐसा कभी भी सवाल आएगा, हम आपको कई तरीके से समझा सकते हैं, पर यहाँ पे समझिए। मान लीजिए हम वस्तु का क्रय मूल्य 100% में खरीदे हैं, मान लीजिए 100% में खरीदे हैं, अगर इसे 20% लाभ में बेचेंगे तो कितना बेचेंगे, 120% में बेचेंगे, और 20% हानि में बेचेंगे तो कितना बेचेंगे, 80% के। तो यहाँ देखिए कितना इसे अधिक मिल रहा है। अगर इसमें बेचने की तुलना में, मतलब 20% लाभ पर बेचने की तुलना में 20% हानि के बेचने की तुलना में कितना अधिक मिल रहा है परसेंटेज हमें, 40% अधिक मिला। क्वेश्चन में कितना कहा है, 60। तो यानी 40% बराबर दोस्तों होगा 60। और आपको क्या करना है, 1% का मान निकालने के लिए हम आपको बताए हैं, इसको नीचे लाइएगा, आपसे क्रय मूल्य पूछ रहा है तो आप 100 से गुणा कर दीजिएगा। अरे 20 दूना 40 और 20 तिया 60, इसको काटेंगे 50 बच जाएगा, 50 तिया 150 दोस्तों, आंसर आ जाएगा। एक प्रकार से और हम आपको इसको समझा रहे हैं, कभी भी ऐसा सवाल आएगा ना, कम या अधिक वाला ना, 20% लाभ पर बेचने के तुलना में 20% ज्ञान के तुलना में फला परसेंट कम या अधिक प्राप्त हुआ ना, तो एक बात याद करिएगा, अगर 20% लाभ दिया रहेगा और 20% हानि दिया रहेगा, तो उन दोनों को जोड़ दीजिएगा, लाभ और हानि को जोड़ दीजिएगा, यानी टोटल 40% बराबर, जितना कम या अधिक दिया रहा है उसी के बराबर रख दीजिएगा, 100 से गुणा कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा दोस्तों फटाफट, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब सवाल है, सर जी आप तो कह रहे हैं ना कि ये वाला तो कभी जिंदगी में आपको रटना नहीं पड़ेगा कि लाभ हानि रहेगा तो जोड़ना पड़ेगा, कभी कभी लाभ हानि रहेगा तो दोस्तों घटाना पड़ जाता है। वो कैसे होता है, अगर मान लीजिए हम कहें कि अगर 30% लाभ पे बेचता है तो कितना बेचता है, 130 में, और 20% लाभ में बेचता है तो 120 में, तो यहाँ अंतर देखिए कितना आ जाता है, 10 का आ जाता है ना, 10 का आता है ना, इसीलिए लाभ घटता है, हानि घटता है, पर लाभ हानि जुड़ जाता है। ये आपको याद का याद करेंगे, ऐसा ही कर दीजिएगा, क्या दिक्कत है, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। बात समझ रहे हैं ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, इसका आंसर आ जाएगा 150 रुपया क्रय मूल्य था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया था, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिया, उसे लगाने का प्रयास करें। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दिया, इसको समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, दिया एक वस्तु को 450 रुपए में बेचने पर 25% की हानि होती है, वह इसे किस मूल्य पर बेचे कि उसे 25% का लाभ हो जाए। बस ये सवाल तो हमने इस टाइप का आपको पिछली बार करा दिया था, हल्का सा और थोड़ा चेंजिंग था सवाल में, हल्का सा चेंजिंग था। हम बताते हैं ना दोस्तों, कोई भी ऐसा सवाल आएगा हम आपको कई तरीका से, दोनों आपको दोनों समान दिख रहा है ना 25-25,
तो आपको अनुपात में भी लगा सकते हैं। अभी जिस अनुपात में कहेंगे आप उससे बताएंगे। ऐसा सवाल है कि मान लीजिएगा 100% क्या था हमारा क्रय मूल्य था। आप बताइए कोई व्यक्ति अगर 25% की हानि में यहाँ बेचेगा तो कितना में बेचेगा? 75% में बेचेगा। मान लीजिए हमने क्रय मूल्य कितना 100%, ठीक है। ये वाला सवाल कोई भी परसेंटेज चेंजिंग रहेगा ना तो आप कर लेंगे, पर अभी भिन्न वाला बताएंगे ना तो केवल अभी वो परसेंटेज चेंजिंग नहीं रहेगा तो नहीं करेंगे, फिर दूसरे पे दूसरा लगाएंगे। पहले यहां समझ लीजिए, मान लीजिए 100% में खरीदेंगे दोस्तों, आप 25% की हानि में बेचेंगे तो कितना में बेचेंगे? 75% में बेचेंगे। यहाँ कितना में बेचा गया है आपको बता दे रहा है 450 क्वेश्चन में बेचा गया है, यानी 75% बराबर ना 450 है। तो ये 1% का मान निकालने के लिए इसको नीचे ला देते हैं। अब जो पूछते हैं यही गुणा होता है। आपसे अगर क्रय मूल्य पूछता तो हम 100 से गुणा कर देते हैं। आपसे क्रय मूल्य पूछ नहीं रहा है, आपसे कह रहा है कितना में बेचे कि 25% का लाभ हो जाए, यानी यहां अगर हम 100 से गुणा करते हैं ना, यही मेन होता है दोस्तों, यहीं से जोड़ा यहीं से घटाया जाता है। अगर आपसे 25% लाभ कह रहा है, इसको 125 कर दीजिए। क्या कर दीजिए? इसको 125 कर दीजिए, यानी 25 से ज्यादा मिलने लगेगा। अब क्या करना, काट दीजिए। 25 तिहाई 75 और 25 पचे 125। अब इसको काटेंगे कितनी बार जाएगा? 45 को 15 बार और एक जीरो, और ये 15 पचे 75 और ये जीरो। आंसर आ जाएगा दोस्तों 750 रुपया। 750 रुपया में बेचेगा तो उसे 25% की क्या होगी? लाभ होगा। अब आप हमारी बात समझ गए होंगे ईमानदारी से। अब सोच रहे हैं कि क्या अनुपात भी बता दें? अच्छा, 25% को बदलिए, 25 से करना 25, 25 चौका 100। मान लीजिएगा दोस्तों 4 रुपया में खरीदेगा, अगर 1 रुपया हानि में बेचेगा तो पहला विक्रय 3 में करेगा। अगर 1 रुपया लाभ लेना रहता तो कितना करता? 5 रुपया में दूसरा विक्रय बेचता, यही ना करता। मान लीजिए ये हमेशा नीचे वाला क्रय मूल्य रहता है। अगर 1 रुपया हानि में बेचता 4 रुपया को, 4 रुपया में खरीदता, अगर 1 रुपया हानि में बेचता तो 3 रुपया में, 1 रुपया लाभ में बेचता है तो 5 रुपया में। हाई फर्स्ट विक्रय बराबर दिया है, फर्स्ट विक्रय बराबर दिया है 450, एक बराबर आ जाएगा 150, फिर इसका 5 बराबर दूसरा का विक्रय पूछा है कितना बेचे कि 25% का लाभ हो जाए, 15 पचे 75, 750। इस प्रकार से भी आ जाएगा। कोई तरीका हम आपको बता देते, पर प्रैक्टिस सेटर ने कितना तरीका बता दे, हमें समय का भी ख्याल करना होता है और आपको समझाना भी होता है, ठीक है, आपको समझाना होता है। हम यही कह रहे हैं, बस आप हमें सपोर्ट करें, हम ये एक सवाल आपके लिए अच्छा लाएंगे ये बस, और आपके दिमाग में बैठा देंगे, बस आपके दिमाग में। और जिस दिन हम आपको चैप्टर पढ़ाने ना, इससे भी बेटर, इससे भी आराम से बहुत बढ़िया समझाने का काम करेंगे, ये हमारा मानना है, और शुद्ध अपने भाषा में। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया दोस्तों, 18 में क्या जोड़ दिया जाए? ये सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 18 में क्या जोड़ दिया जाए कि 16 तथा 24 का क्या हो जाए? तृतीय अनुपात हो जाए। 16 तथा 24 का क्या हो जाए? तृतीय अनुपात हो जाए। ये कह रहा है 18 में क्या जोड़ दें 16 और 24 का तृतीय अनुपात मिल जाए। पहला सवाल आपको क्या करना है ना, 16 तथा 24 का तृतीय अनुपात ज्ञात कर लीजिए। ऐसा कभी सवाल आएगा, 16 तथा 24 का आपको तृतीय अनुपात ज्ञात करना है। एक चीज मैं बता दे रहा हूं दोस्तों, ये अनुपात का प्रश्न है। अगर आप चाहें ना, एक चीज मैं बता दे रहा हूं, अगर इसका तृतीय अनुपात ज्ञात करना होगा कभी जिंदगी में ना, तो जानते क्या करिएगा, डायरेक्ट 24 गुणे 24 दो बार कर दीजिएगा और ये इसका ले आके भाग करा दीजिएगा, आ जाएगा तृतीय अनुपात। अभी और नियम से 8 दूना 16, 8 त्रिक 24, इसको काटेंगे 12 बार, 12 तिहाई 36। यानी सबसे पहले हमें जानकारी मिला कि इसका तृतीय अनुपात क्या है दोस्तों, 36 है। 36 है ना। पर ये नहीं कह रहा है, कह रहा है 18 में हम क्या जोड़े कि इसका तृतीय अनुपात हो जाए, यानी कह रहा है हम क्या 18 में जोड़े कि 36 प्राप्त हो जाए। तो 18 ऑलरेडी है, क्या जोड़ेंगे तो 36 हो जाएगा, 18 और जोड़ेंगे तो 36 हो जाएगा ना, यानी 36 है ना तृतीय अनुपात बनेगा, आंसर आ जाएगा 18। अब सवाल करें हाई क्या कर गुरुजी कैसे कर दिए, दूसरी तो रटाने वाला काम हो गया, कुछ समझाने वाला बताइए। तो एक और आपको हम तरीका बता रहे हैं, एक और तरीका बता, देखिए कभी जानते हैं ये द्वितीय मध्यानुपात, तृतीय अनुपात, प्रथमानुपात, कभी भी ऐसा पूछता है ना, तो एक सूत्र याद कर लीजिएगा दोस्तों, और बी स्क्वायर बराबर ए सी, ए माने पहला और बी माने दूसरा और सी माने तीसरा। तो यहाँ पे समझने वाली बात क्या थी, दिया था 16 तथा 24 का तृतीय अनुपात ज्ञात कीजिए ना। अब समझना इसमें कौन ए है कौन बी है, आपसे इसमें पूछ के आ रहा है, पहले तृतीय अनुपात ज्ञात करना ना, यानी सी ज्ञात करना है, यानी ए और बी दिया है, यानी है ए है और है बी है, कहा कि ए बी सी का एक क्रम होता है ना, ये ए है और ये जान जाइएगा बी है। आप कहा सी दिया नहीं ना ए बी, अरे भैया पैटर्न ए बी सी का यही ना होता है। अगर आपसे तृतीय पूछ रहा है सी, यानी आप जान जाइएगा कि ए बी दिया है, ए माने पहला बी माने दूसरा,
यानी बी स्क्वायर। देखिए बी स्क्वायर माने आप 24 गुणे 24 कर सकते हैं। आप बराबर अगर ए का मान अगर हमें 16 गुणे सी कर दें, फिर 16 जाके नीचे भाग करेगा नहीं भाग करेगा, फिर स्पेशल सी बच जाएगा ना, ईमानदारी से बताइए, फिर वही चीज आ गया ना, वही काट पीट करेंगे। 36 आएगा तृतीय अनुपात। पूछा है कि 18 में क्या जोड़ दें कि इसका 16 तथा 24 का तृतीय अनुपात है, यानी 18 में हमें 36 बनाने क्या जोड़ेंगे, 18 जोड़ देंगे, यानी हमारा आंसर हो जाएगा 18 ही। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, 18 ही हो जाएगा। इस प्रकार से इस सवाल को आप कर लीजिएगा, कभी भी ऐसा सवाल आएगा। ठीक है, अब सवाल है मध्यानुपात पूछता है, तो जानते क्या करिए, जैसे हम आपको तृतीय अनुपात ज्ञात करने के लिए बताए हैं, ऐसे बताए हैं ना कि लास्ट वाले को 2 बार गुणा कर दीजिएगा और नीचे भाग करा दीजिएगा। उसी प्रकार से अगर कभी मध्यानुपात पूछ दे, जैसे आपसे पूछता है 6 तथा 54 के बीच मध्यानुपात ज्ञात करें, तो मध्यानुपात ज्ञात करने के लिए दोस्तों दोनों को गुणा करिएगा और वर्गमूल ले लीजिएगा। जैसे मान लीजिएगा आएगा 324 और वर्गमूल लेंगे तो क्या आएगा, फाइनली आंसर 18 आएगा। अगर आपसे मध्यानुपात पूछता है कोई सवाल देके, तो जैसे ये अगर 6 तथा 54 का बीच मध्यानुपात ज्ञात करें, हम दोनों को गुणा करेंगे, वर्गमूल ले लेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप कर सकते हैं, कोई भी सवाल होगा। हर सवाल दोस्तों बताने का काम करेंगे, कर का है ना, प्रैक्टिस सेट है ना, कितना हम खींच सकते हैं, आपको कितना समझा सकते हैं। एक व्यक्ति के खर्च और बचत का अनुपात 26 संबंधी 3 है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। एक व्यक्ति के खर्च और बचत का अनुपात जो है 26 संबंधी 3 है, यानी खर्च और बचत का अनुपात क्या है दोस्तों, 26 संबंधी 3 है। आप ध्यान से समझिएगा। अच्छा, बोला है यदि उसकी मासिक आय 14,500 हो तो उसकी मासिक बचत कितनी है, मासिक बचत। अच्छा, इसमें आय नहीं न दिया है, पर थोड़ा सा दिमाग लगाइए। अगर हम कह दें आप 20 रुपया सर जी आप खर्च करते हैं और 80 रुपया बचाते हैं, तो आप कमाते हैं कितना, आप कहेंगे ना 20 खर्च किए और 80 बचाएं, टोटल 120 टोटल हम 100 खर्च करते हैं, ये कहेंगे नहीं कहेंगे। अरे सर हम आपसे कहें अगर आप 20 रुपया खर्चा करते हैं 80 रुपया बचाते हैं तो कमाते कितना है, तो आप दोनों को जोड़ के बता देंगे ना। तो यहाँ अगर हम इनकी आय का अगर रेशियो निकालें ना दोस्तों, तो 26 और 3 कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। आय का भी रेशियो ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो यहाँ पे आय कितना दे रहा है, 29, और यहाँ पे दिया है 14,500, तो 29 से कनम 29 पंचे क्या होता है दोस्तों, 145, 29 पच्चे क्या होता है 145, 1 बराबर 500 आ जाएगा। आपसे पूछ रहा है बचत ज्ञात कीजिए, तो 3 बराबर क्या हो जाएगा, 1500, ये आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आय न दिया है, यहाँ पे दिया है इसकी मासिक आय 14,500, यानी वो कमाता है 14,500। तो यहाँ तो कमाने वाला जिक्र नहीं किया, केवल खर्च और बचत का दिया, तो हम दोनों को जोड़ के क्या निकाल देंगे, कमाने वाला अनुपात निकाल देंगे 29। तो फिर 29 बराबर 14,500, 1 बराबर 500, ठीक, उसके बाद 3 बराबर 1500 आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से आप इसे कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हम उम्मीद करेंगे आप समझ पा रहे होंगे इस सवाल को, हम उम्मीद करते हैं आप समझ पा रहे होंगे। ऐसे ही सवाल घुमा के दे देता है। एक वृत्त का अर्धव्यास दोस्तों दिया है 14 सेंटीमीटर, एक अर्धवृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर हो तो उस वृत्त की परिधि ज्ञात करे। अरे दोस्तों क्या बात है, क्या बात है ये बताइए। यहां से लेके यहां तक पूरा व्यास होता है, जिसे डी कहते हैं। अच्छा, आधा व्यास को ही त्रिज्या कहते हैं, क्योंकि पूरा व्यास यहां तक, आधा व्यास यहां तक होगा नहीं, अर्धव्यास। तो अर्धव्यास कितना दिया है, 14। तो क्या आपको ये नहीं पता है कि यही आधा व्यास ही त्रिज्या होता है, आर भी क्या होता है, 14 होता है। अरे अगर हम कहते हैं व्यास 14 है तो त्रिज्या 7 हो जाती। बात समझ रहे हैं ना, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है यहीं तक त्रिज्या होती है, इसके बाद यहां से लेके यहां तक व्यास होता है, वो ऑलरेडी आपको अर्धव्यास दिया है, यानी अर्धव्यास ही मानो क्या होता है, समझिएगा त्रिज्या ही होता है, या व्यास के आधा त्रिज्या न होती है। तो इस हिसाब से समझना है, यानी जान जाइएगा कि ये आर बराबर ही दिया है, कहा कि यहां से लेके यहां तक अर्धव्यास और यहां से लेके यहां तक त्रिज्या भी होती है। आर बराबर 14 ऑलरेडी मिल गया, कितने लोग इसे आधा कर देंगे, आधा 7 पे लगाने लगेंगे। और आपसे क्या पूछा है, वृत्त का परिधि बराबर होता है दोस्तों 2πr। 2 का मान ऐसे ही रहने देंगे, पाई का मान 22/7 कर दीजिएगा, आर का मान क्या है 14 है, आप 14 कर दीजिएगा। 7 दूना दोस्तों क्या हो जाएगा 14, 22 दूना 44 दूना 88 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा, 88 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से आप कर सकते हैं, कोई भी सवाल आएगा इस प्रकार से आप कर सकते हैं। आप बताएं हमें समझ में नहीं आ रहा है, का आपको समझ में आ रहा है तो बस एक काम नहीं करें दोस्तों, बस लाइक कर दीजिएगा। क्या दिक्कत है, चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपका कुछ नहीं जाएगा,
ठीक है। बस अगला क्वेश्चन आपकी तरफ दिया है, क्या दिया है, किसी वृत्त की त्रिज्या में 30% की कमी करने पर इसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। दोस्तों कभी ऐसा सवाल आ जाएगा तो क्षेत्रफल का जिक्र करेगा ना, हम आपको बता रहे हैं अरे इसका क्षेत्रफल बराबर पाई यार, स्क्वायर होता है ना, स्क्वायर होता है ना, तो पाई का हटा दीजिए, छोड़िए, जाने दीजिए, ये भी छोड़ दीजिए। कभी ऐसा जिक्र करेगा ना तो सीधा मान लीजिएगा पहले वृत्त का क्षेत्रफल कितना था, 100 था, 30% की कमी कह रहा है ना, तो आप क्षेत्रफल की बात करेगा तो इसको 2 बार कमी कर दीजिएगा। मान लीजिए 30% कमी करेगा तो कितना परसेंट बचेगा, 70% ना, तो परसेंट बचेगा, नीचे 100 लगेगा। फिर क्षेत्रफल की जिक्र करेगा तो 2 बार कर दीजिएगा, बात समझिएगा एकदम, 2 बार। आर क्या स्क्वायर होता है ना, 2 बार कर दे। अब ऐसे काट देना है, आपको काट देना है। पता चला 7 सते 49, 7 सते दोस्तों 49। पहले क्या माने थे, क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल 100 माने थे, अब क्या हो गया दोस्तों, 49 हो गया। कितनी की कमी हुई, कितने की कमी हुई, 51% की कमी। 100 से जो भी कमी या बेसी देखा जाता है वही परसेंटेज होता है। क्या 51% टेंशन नहीं आ जाएगा, ऐसा कभी भी सवाल आएगा तो दोस्तों आप ईमानदारी से कर लीजिएगा। कोई सवाल कहिए एक वृत्त की त्रिज्या में 20% की वृद्धि कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, तुरंत वृद्धि कर रहा है, वृद्धि मानो बढ़ा के बोल रहा है तो 120/100 कर दीजिएगा। 100 में से बढ़ा के बोलेगा तो 100 में से जोड़ के लिखना है, और घटा कमी करके बोलेगा तो आपको घटा के लिखना है, पर आपको 2 बार जरूर लिखना है। फिर ऐसे ही काट देना है, ठीक है। 12 बरही हम 144, 100 हमने माना था, 144 हो गया। क्या 44% की वृद्धि नहीं हुई। अगर ये सवाल कहता है कि 20% की वृद्धि कर दिया जाए उसके त्रिज्या में तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, ये ऐसा। कमी कहेगा तो इसे 30 कम करके 100 में से लिख के 70/100 गुणे 70/100 कर देंगे, फिर लास्ट में से घटा देंगे, आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों आप कर सकते, क्या नहीं कर पाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो दोस्तों हम आपसे निवेदन करते हैं आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपका कुछ नहीं जाएगा। हम वादा करते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल की एग्जाम डेट आते आते या एग्जाम तक करीब आते आते आपको एकदम मैथ में आपको इतना अच्छा बना देंगे कि कम से कम आप 18 में 17 क्वेश्चन करके आए और कोई भी एग्जाम हो दोस्तों आप आराम से क्वालिफाई कर जाएंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।